नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। संयुक्त किसान मोर्चा और 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने आज यानी 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया। कहा गया कि यह हड़ताल जो है केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, नए लेबर कोड और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी मांगों को लेकर बुलाई गई। हड़ताल की बड़ी वजह और मांग क्या है, आज के मनी सेंट्रल में जो है इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बंद का असर जो है कैसा रहा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे भारत बंद की और इसके असर की। इसके बाद चर्चा करेंगे मिस सेलिंग की। खबरें आ रही है कि आरबीआई ने सेल्स नियमों पर जो है सिकंजा कसा है। और अंतिम में चर्चा करेंगे जियो फाइनेंस ऐप के कस्टमर्स को मिलने वाली बड़ी खुशखबरी की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, शो की शुरुआत हो चुकी है और आज जो है 12 तारीख है, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे कि क्या इसका जो है आउटकम देखने को मिलेगा। लेकिन तमाम जो है राज्यों से जो खबरें आ रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, वो बता रही हैं कि आज पूरी तरह से जो भारत बंद है, रेलगाड़ी जो है उसको रोकने की कोशिश की गई है। तमाम जितने भी जो सरकारी कर्मचारी वर्ग है, अब वो सड़कों पर जो है बैनर सहित जो है वो देखने को मिला। किसान मोर्चे की बात की जाए तो वो भी जो है धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है किसानों का जो है वो अहित होने की बात कही जा रही है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि क्या रहा आज का अपडेट और कैसा रहा आज का भारत बंद? नहीं, देखिए, आज जो तमाम ट्रेड यूनियंस ने 10 जो ट्रेड संगठन हैं सेंट्रल, उन्होंने संयुक्त तौर पर इसका आह्वान किया था। जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल ट्रेड जो यूनियंस हैं, इन्होंने आह्वान किया। अभी तक का जो हिसाब किताब दिखाई दे रहा है उसमें देश भर में इसका एक मिला जुला असर विशाल दिखाई दे रहा है जी। उत्तर के कुछ स्थानों को छोड़ दें, जैसे दिल्ली को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, बिहार को छोड़ दीजिए और छोटे छोटे कुछ राज्यों को अगर आप छोड़ दें, तो बाकी देश के जो तमाम हिस्से हैं, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे आपका ईस्टर्न पार्ट हो, आपका असम हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ तक कि गुजरात हो, इन जगहों पर साउथ इंडिया में वाइड स्प्रेड इसका असर दिखाई दिया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में छोड़ दें तो साउथ और ईस्ट और वेस्ट फिर यहाँ पे ठीक ठाक इसका असर दिखाई दिया है। जैसा आपने बताया कि रेल की पटरियां रोकी गई हैं और आप समझे कि खास तौर पर केरल की बात करें तो एकदम से जिंदगी पूरी थमती हुई विशाल नजर आई है। एटक के बैनर तले जो है जो फुटेज आ रही है सर, कि वो जो लाल फ्लैग वाला जो नहीं है, एटक के निशान वाली, वहाँ से जो लोग वो इमेज आती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जो है राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका भी एक ट्वीट जो है वो बहुत वायरल हो रहा है सर। वो कह रहे हैं कि आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज़ बुलंद करने जो है सड़कों पर है। मजदूरों को डर है कि 4 जो है लेबर लॉज उनके अधिकारों को कमजोर कर देगी। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी जो है आजीविका पर जो है चूट करेगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का जो है आखिरी सहारा वो भी छिन सकता है। जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों को और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूँ, ये कहना है लीडर ऑफ अपोजिशन का। इसके अलावा और भी तमाम जितने लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बिल्कुल तमाम लोग जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर, कुछ ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी ने तमाम बड़े मसले उठाए हैं कि साहब ट्रेड डील पे क्या सरकार झुक गई है, क्या सरकार ने सरेंडर कर दिया है। किन चीज़ों को लेके जो पहले 3 या 4% का आप पे टैरिफ लगता था, वो अब बढ़ा के 18% कर दिया गया है। आप 50% से घटाकर 18% का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप पीछे का नहीं देख रहे। जब ट्रंप के पहले 3 या 4% का इफेक्टिव टैरिफ भारत पर लगता था, तो एक बड़ा यहाँ पे ट्रेड डील को लेके भारत को लेके कई जो जानकार हैं और खुद विपक्ष की कांग्रेस है, उनका कहना है कि सरकार यहाँ पे एक तरह से सरेंडर करती हुई नजर आई है। एक बड़ा मसला जो इस पूरे आज का जो भारत बंद है, इसका एक बड़ा मसला विशाल रहा है मनरेगा और जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, जिस कानून को सरकार लेके आई, जिसमें कहा तो ये गया है कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जबकि मनरेगा में 100 दिन की रोजगार की गारंटी। लेकिन उसमें एक बड़ा पेच इस बात का है कि केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकारों को भी अपनी फंडिंग उसमें स्कीम में देनी पड़ेगी। यहां से ये बात निकल के आ रही है कि आखिर आपने पूरा बर्डन एक तरह से राज्य सरकारों पर डाल दिया और वहां पे फिर मनरेगा को क्यों बंद किया जा रहा है, मनरेगा की जगह नया बिल क्यों लेकर आया गया, इसको लेके विरोध प्रदर्शन है और उसको बड़े लेवल पे लेके आया गया है।
जी। यहाँ एक बड़ी चीज जो है, इस बंद को अगर हम माने कि आंशिक तौर पे सफल रहा है, आंशिक तौर पे विफल या फेल हुआ है, लेकिन यहाँ से ये माना जा सकता है कि आगे चलकर 4 जो लेबर कानून है, एक, दूसरा मनरेगा का मसला, तीसरा जो बैंकों की और निजीकरण की जो मांग है उसको लेके बात आ रही है, और चौथी चीज जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन और सैलरी को लेके बात है, ये चीजें आगे एक्यूमुलेट होके एक बड़े आंदोलन की शक्ल भी आगे चलकर ले सकते हैं विचार। चलिए सर, अब आपने कर्मचारियों की बात कह दी सर, तो उनकी जो मांग है उस पर भी जो है गौर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि टीओआर जो है उसमें समस्याएं हैं। कहा गया कि कर्मचारी और पेंशनर्स के जो सुझाव हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं। वेतन, भत्तों और पेंशन पर जो है स्पष्ट जो है दिशा निर्देश जो है वो देते हुए आप नज़र नहीं आ रहे हैं। एनसीजेसीएम जो स्टाफ साइड का, उनकी सिफारिशों को नज़रअंदाज किया गया है। इसके अलावा सर 50% जो है डीए मर्ज करने की भी बात कही जा रही है, अंतरिम जो है राहत की बात कही जा रही है, और तमाम जो ऐसे बात है एनपीएस यूपीएस को खत्म करिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लाइए। इन मुद्दों पर आज तो चलिए भारत बंद रहा सर, आगे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। क्या इन बातों को अब सरकार जो है सुध लेगी? क्या संसद से कुछ जो है आउटकम आ सकता है, या फिर जो है 8th पे कमीशन की जो चेयरपर्सन साहिबा है वहाँ से कुछ संकेत? देखिए, एक तो बड़ी चीज जो समझने वाली बात यह है कि विपक्ष ने और खास तौर पर कांग्रेस ने आज के भारत बंद को, ट्रेड यूनियनों को, किसान संयुक्त किसान मोर्चा है, इन सब संगठनों को अपना सपोर्ट दिया है। इसका मतलब ये है कि ये मसला अब धीरे धीरे श्रमिकों के, कर्मचारियों से आगे निकलकर राजनीतिक शक्ल ले सकता है। इस चीज को और अगर हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये मान लीजिए कि 2027 में चुनाव है, इस साल चुनाव है, कई राज्यों में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, और दोनों जगह पे असर दिखाई दिया है इसका। 2029 में केंद्र सरकार के चुनाव हैं, यानी लोकसभा के इलेक्शन है। तो जो विपक्षी पार्टियां और खास तौर पे कांग्रेस कोशिश करेगी कि इस मुद्दे को, या जो ये जो नाराजगी जो डेवलप हो रही है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नाराजगी है। कल ही मैं एक बयान पढ़ रहा था जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम जो पुरानी पेंशन स्कीम को चला रहे हैं इसको बंद नहीं किया जाएगा, इसको बदस्तूर जारी रखा जाएगा, यहाँ किसी भी तरह की पैसे की कमी को नहीं होने दिया जाएगा। यानी पुरानी पेंशन, और बिहार का इलेक्शन जब पिछले साल हुआ था, पुरानी पेंशन की बहाली वहां पर भी लेकर आया गया था मसला। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियों का गठजोड़ है वो चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन ये मसले विशाल आगे चलकर एस्केलेट हो सकती हैं या बड़े बन सकते हैं। चलिए, अब बैंकिंग कर्मचारियों की भी बात कर लेते हैं सर। उन्होंने भी कहा कि 5 डेज वर्किंग वीक उसको जो है सुनिश्चित कराने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो गड़बड़ा सा जाता है, इस वजह से वो भी जो है इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे। इस मुद्दों पर भी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल भले रही, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका मैं ये कहूँगा कि बैंकिंग कामकाज पे उतना ज़्यादा आज का असर नहीं दिखाई दिया। वहाँ मसला इस बात का ज़रूर है कि एक दिन जो सैटरडे अगर बंद रहेंगी बैंक, तो वो जो आम लोगों की जीवन पर भी उसका असर पड़ सकता है। सरकार को या बैंकों को मिलकर इसका कुछ ऐसा स्टेप निकालना होगा जहाँ पे एक मिनिमम स्टाफ की उपलब्धता रहे। आप रोटेशन में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान कर सकते हैं। सरकार चाहे तो इस मसले का हल निकाला जा सकता है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। किसी भी बैंक में अगर आप लोन के लिए जाते हैं और बैंक लोन देने के साथ में जो है आपको कई सारे इंश्योरेंस और कार्ड जो है थमा देता है, तो ये खबर आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अब बैंक जो है बिना आपकी सहमति के एक क्लिक में बीमा पॉलिसी नहीं बेच पाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मिस सेलिंग और डार्क पैटर्न्स को लेकर नए नियम पेश किए हैं, जो कि आगामी जो है कहा जा रहा है 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएंगे। प्रवीण सर, इन नियमों के आने के बाद तो लगता है कि बैंकिंग सेल्स से जुड़ी जो जितनी भी स्ट्रैटेजी जो बनाते थे, जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग थे, उनका तो पूरा तरीका ही बदल दिया जाएगा। क्योंकि उनकी जो वॉर रूम में लोग बैठे रहते थे वो कहते थे कि भाई ये पॉलिसी है, ये फला इंश्योरेंस है, ये फला प्रोडक्ट है, इसको आपको ऐसे बेचना है, तो उनकी स्ट्रैटेजी तो धरी रह जाएगी सर। नहीं, देखिए, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट के दौर में एक जो आम कंज्यूमर की बहुत बड़ी दिक्कत थी विशाल, वो दिक्कत है मिस सेलिंग की। कि जिस बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हैं, जिस बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में उतनी बहुत ज़्यादा लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती, और जब आप बैंक जाते हैं आपकी ज़रूरत कुछ और है। बैंक के कर्मचारी, कभी भी आप जाएं बैंकों में, और मैंने अक्सर कर इस चीज़ को मैंने भी फेस किया है
कि आप अगर बैंक गए, मान लीजिए आपको पैसे जमा करने या निकासी करनी है किसी वजह से या कुछ और काम है, तो जो स्टाफ है वो कहेगा कि सर आप ये क्यों नहीं प्रोडक्ट ले लेते हमारा, ये बीमा क्यों नहीं ले लेते, आपके पास ये है कि नहीं है। अगर आपने खाता बंद कराना है तो भी आपको नए उत्पाद बता दिए जाएंगे कि ये यहाँ इन्वेस्टमेंट का ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम लेके आए हैं जी। तो ये एक कॉमन समस्या है। और आरबीआई का एक आंकड़ा बताता है विशाल कि 2024-25 में देश भर में 3 लाख शिकायतें आई हैं मिस सेलिंग की, बैंकों की और एनबीएफसीज की। इस डेटा को अगर हम बाइफरकेट करें तो इस पूरे किस्से में, मिस सेलिंग के किस्से में, न सिर्फ सरकारी बैंक शामिल हैं, प्राइवेट बैंक भी उतने ही इन्वॉल्व हैं। प्राइवेट बैंकों का के खिलाफ जो शिकायतें आई हैं वो 1,11,000 के आसपास हैं, निजी सरकारी बैंकों के खिलाफ लगभग 1,03,000 के आसपास हैं, बाकी की एनबीएफसीज के खिलाफ हैं। एक और बड़ी चीज़ है, आरबीआई इस तरह की जो मिस सेलिंग की शिकायतें हैं इनको अलग से कैटेगराइज करके नहीं देता। वो कहता है कि जो कस्टमर की एक जो प्रोडक्ट बेचने खरीदने को लेके जो डिस्प्यूट है बैंक के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ, वो है। तो अब जो ड्राफ्ट गाइडलाइन आरबीआई लेके आया है ये बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या जमीन पर इनको पालन करा पाएंगे आप, इंप्लीमेंट हो पाएगा? केवल आपका गाइडलाइन लेकर आना नहीं, अभी तो ये ड्राफ्ट फॉर्मेट में है, पहले इनको पास कराना होगा, उसके बाद जब ये लागू होंगे, केवल इनको लेकर आने से काम नहीं बनेगा। क्या बैंक के कर्मचारियों को इस बात के लिए हतोत्साहित किया जा सकेगा कि वो साहब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ना बेचें? अभी आप जाइए होम लोन लेने जाइए तो आपको 3 तरीके के बीमे जो है, जो जिस संस्थान से आप होम लोन ले रहे हो वो फटाक से आपको भेज देगा कि साहब बिल्डिंग का बीमा आप मुझसे लीजिए, या हम आपको होम लोन तब देंगे जब आप ये वाला इसके साथ का ये इंश्योरेंस लेंगे कि अगर आपको कुछ हो गया, आपकी नौकरी चली गई या कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस केस में कौन उस ईएमआई को भरेगा, तो आप ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, ये हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से, या कोई सीनियर सिटीजन अगर बैंक जाता है तो उसको कहते हैं कि साहब आप ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिए जो उनके किसी काम का ही नहीं है, यूलिप पॉलिसी बेच देंगे, कभी कुछ बेच देंगे। तो ये एक बड़ी मीनस की जो है शक्ल इस पूरी समस्या ने अख्तियार कर ली थी विचार। चलिए सर, अब आगे क्या क्या नया हो सकता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि हर चीज़ के लिए जो है अलग मंजूरी होगी, यानी कंसेंट वाला जो मामला है, पहले क्या होता था प्रवीण सर कि कहा जा रहा है कि आई एग्री वाला जो बटन है वो बस क्लिक करवा लेते थे लोग। अब उतना भाई लंबा चौड़ा वो डॉक्यूमेंट आदमी कौन पढ़ेगा, और उसी के साथ कहा जाता था कि वो अगर आपने क्लिक कर दिया तो उसी के साथ उसमें छुपा रहता था, बीमा हो गया, कार्ड से रिलेटेड हो गया, या इन्वेस्टमेंट से कोई चीज़ें होती थी। उस ग्राहकों को कहा जाता था कि साफ तौर से पता ही नहीं चल पाता था कि ये किस चीज़ के लिए मैं हाँ कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ। उसमें जो है अब कहा जा रहा है कि बैंक को जो है इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, मतलब अब छुपी हुई जानकारी से काम नहीं चलेगा। जैसा कि सर आपने बताया भी कि ग्राहक की जो है ज़रूरत देखकर ही प्रोडक्ट बेचना होगा। अब बैंक को देखना होगा प्रवीण सर कि ग्राहक की जो है आय कितनी है, इनकम कितनी है, उसकी ज़रूरत क्या है, प्रोडक्ट उसके लिए सही है भी या नहीं, ये भी देखना अब बहुत। ये सब चीज़ें तो पहले से भी रही होंगी जी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं, आय कितनी है या ग्राहक की जरूरत है या नहीं, ये तो बैंक का स्टाफ जो मौजूद है, जो इंटरेक्ट कर रहा है उस व्यक्ति के साथ जो शाखा में गया है, वो उसको जानकर उसके खाते की डिटेल लेकर अच्छे से समझ सकता है कि साहब इनका आय का खर्च का हिसाब किताब क्या है, क्योंकि आपके पास एक क्लिक में मौजूद है सारी चीजें। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बावजूद आप बेचते हो। क्यों बेचते हैं? क्योंकि ऊपर से मैनेजमेंट से निर्देश होते हैं कि साहब आपका ये टारगेट है, हमने फलां इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील की है, ये देगा आपको कमीशन, आप इसके प्रोडक्ट को बेचिए। तो डायरेक्शंस तो ऊपर से आते ना, कि आप किसी ब्रांच मैनेजर्स को ऊपर से उनके मिलते हैं कि भाई आपने इतनी पॉलिसीज बेच देनी है। और अलग अलग बैंकों के बीच में जो कंपटीशन है, प्राइवेट में आपस में, सरकारी और प्राइवेट के बीच में, वहाँ पे ये मजबूरी पैदा होती है कि आपको बैंकिंग से जुड़े कामकाज कम चलाने, आपको एडिशनल जो एलाइड जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा ऑफर करनी है। और इसीलिए आरबीआई एक बात और कह रहा है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बंडल नहीं कर सकते। बंडल का मतलब कि आप होम लोन दे रहे हैं तो आप होम लोन के साथ एक बिल्डिंग का इंश्योरेंस आप उसको बंडल करके नहीं दे सकते, कि अगर आप होम लोन लेंगे तो आपको एक बिल्डिंग का इंश्योरेंस आपको लेना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अगर जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जहां आप होम लोन ले जाते, चूंकि रकम 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख ऐसी होती है, तो लोगों को मजबूर किया जाता है कि साहब आप यहाँ पे हमारे से
एक अपना लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, एक अपना बिल्डिंग का इंश्योरेंस लीजिए, एक किसी तरह का सामान का लॉस ना हो उसका इंश्योरेंस लीजिए। तो जितने तरीके के चीज़ें हैं, प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं, वो बेचने की कोशिश की जाती है। चलिए प्रवीण सर, डार्क पैटर्न्स पर भी रोक लगाने की बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि आज आखिरी मौका है, ऐसी जो है डरावनी लाइनें जो है आप जो है ग्राहकों को ना सुनाइए, बताइए, और उलझे हुए नियम और शर्तें ना जो है उनको जो है ऐसे फीचर्स को तुरंत हटाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा एजेंट की सच्चाई जो है वो भी बताने की बात कही जा रही है। कई बार जो लोग बैंक में बैठे होते हैं वो असली बैंक कर्मचारी नहीं बल्कि जो है कई बार एजेंट्स होते हैं। तो अब क्या कहा जा रहा है सर कि बैंक को एजेंट की पूर्व जो है सूची जो है वो सार्वजनिक तौर पर जो है दिखानी होगी, बतानी होगी। एजेंट को बताना होगा कि वह स्थायी कर्मचारी है भी या नहीं, सिर्फ ऑफिस टाइम में ही कॉल कर सकेंगे। ऐसी बातें जो है अनचाहे कॉल और जो है दबाव वाली जो बिक्री है वो जो है कम होती हुई नजर आएगी। तो सर अब आपसे जो है द बिगर पिक्चर पर बात करते हैं। ये तो आज का मामला है नहीं है सर, जैसा कि आप कह रहे हैं मिस सेलिंग को लेकर तमाम जो है खबरें हम लोगों ने भी जो है मनी सेंट्रल में की है। पहले के मामले में भी क्या ऐसी बातें देखने को मिलती थी या ऐसे इससे भी ज़्यादा गंभीर परिस्थितियाँ थी? नहीं, हमेशा से रहा है मिस सेलिंग का मसला। आप ये मानकर चलिए कि एक लंबा वक्त हो गया तब से मिस सेलिंग लगातार जारी है। और कई सर्वेज जो किए गए हैं वो ये बताते हैं कि जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं, यानी जब आप बैंक में जाते हैं तो जो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, 57% रिलेशनशिप मैनेजर्स या आरएम्स ने ये माना है कि उन्होंने लोगों को मिस सेल प्रोडक्ट किए हैं। बताइए। बहुत सारे जो आरएम्स हैं या जो स्टाफ हैं उनको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट किसी को क्यों बेचना, लेकिन वो उसको बेचते हैं। तो अल्टीमेटली इसमें नुकसान की स्थिति में कौन होता है? उसका कस्टमर होता है, जिसको कई बार ऐसा होता है कि मुझे आपने ज़बरदस्ती थोप तो दिया कोई प्रोडक्ट, लेकिन मैंने साल 2 साल उसको चलाया, उसके लिए प्रीमियम भरा या उसकी चीज़ें दी, किस्तें दी, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार ये तो मेरे लिए किसी काम का नहीं था, मैंने बंद किया, आपको उतना प्रीमियम का लॉस हो गया। तो ये फिर आपकी पॉकेट पे एक अनड्यू बर्डन विशाल बनता है। चलिए, तो अब कब से लागू होंगे नियम ये भी जान लेते हैं। अभी देखिए ये ड्राफ्ट नियम है, 4 मार्च 2026 तक जो है सुझाव मांगे गए हैं और 1 जुलाई 2026 से लागू करने की बात कही जा रही है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं अब अगली कहानी की ओर। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट में निवेश के लिए जो है अलग अलग बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है यानी जो एनबीएफसी हैं उनकी वेबसाइट खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियो फाइनेंस ऐप ने ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है जहां यूजर एक ही जगह पर कई बैंकों और एनबीएफसी के एफडी ऑप्शंस देखकर उनका जो है तुलना कर सकते हैं यानी कंपैरिजन कर सकते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट के बारे में फैसला करना उनके लिए आसान हो जाए। कहा जा रहा है कि इस ऐप के जरिए जो है निवेशक एफडी के बारे में जानकारी जुटाने, इंटरेस्ट रेट को समझने और इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने की सही प्रोसेस जो है एक ही जगह पर कर पाएंगे। सर तो नई खबर सर जियो फाइनेंस ऐप से रिलेटेड क्या है जो उनके कस्टमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है? देखिए, जियो फाइनेंस ऐप के पहले तो हम स्केल समझते हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी जो काम करते हैं वो स्केल पे काम करते हैं, बड़े स्केल पे काम करते हैं, चाहे जियो ब्लैक रॉक का हो या अब जो जियो फाइनेंस का हो जी। तो बेसिकली रिलायंस की कोशिश या जियो के जरिए जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए जो कोशिश है वो ये है कि एक आम कस्टमर को उसकी पैसों से जुड़ी हर ज़रूरत का समाधान एक जगह मिल जाए। वन स्टॉप शॉप जिसको हम बोलते हैं वो देने के, और रिटेल में ऐसा कर ही रहे हैं जहां हर तरह का रिटेल का वो है। अब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में सिम के साथ है ही कि आपका जो टेलीकॉम सर्विसेज के साथ, और अब फाइनेंशियल सर्विसेज में 21 लाख यूजर हैं जियो फाइनेंस ऐप के। और ये ऐप चूंकि पहले से मौजूद है तमाम चीज़ों के साथ, अब इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट को ऐड कर दिया गया है। नया फीचर एक तरह से हम कहें, जहां पे आप जो लोग फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं पक्का ब्याज मिले, उनको तमाम तरह के एफडी के ऑप्शन मिलेंगे। कई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ टाई अप किया है, 8.15% तक के एश्योर्ड ब्याज को मिलने तक का यहाँ पे बात कही जा रही है विशाल। चलिए सर, तो अब किन संस्थानों की जो है एफडी मिलेगी यहाँ पर ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए जियो फाइनेंस ने कई बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों के साथ जो है साझेदारी की है, जैसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और महिंद्रा फाइनेंस। जैसा कि सर ने कहा कि 8.15% के आसपास जो है सालाना ब्याज जो है वो आपको मिल सकता है। अब ऐप में क्या क्या आप देख सकते हैं सर ये भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए एफडी की जो है टेन्योर ये आपको पता चलेगा, टैक्स लागू होगा या नहीं
ये भी बात आपको पता चल जाएगी। लॉक इन पीरियड कितना है ये पता चलेगा। समय से पैसा निकालने के नियम, जैसे जो है बहुत बार होता है कि एफडी करा तो लिया लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल करने गए तो वहाँ आपको जो है पेनल्टी देना पड़ता है, तो उसके भी नियम आपको बता दिए जाएंगे। रिटर्न कितना मिलेगा इसका आप कंपेरेटिव जो है एनालिसिस आप कर पाएंगे। मैच्योरिटी डेट और रिन्यूअल का रिमाइंडर भी जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। असर आपसे समझना चाहेंगे, कई बार आप लोगों ने ही निर्देश दिया है कि विशाल ये स्टोरी है इसको करिए। क्या है, जब भी जो है आरबीआई की एमपीसी होती है, रेट कट होता था, तो उसके बाद धड़ाधड़ एक जो है स्टोरी का सिलसिला आता था कि अब आपको सबसे ज़्यादा ब्याज किन बैंक से मिल रहा है, इसका लेकर हम लोग जो है कंपैरेटिव एक स्टोरी करते थे। तो उसमें जनता को पता चल जाता था कि अच्छा भाई फला बैंक में ज़्यादा मिल रहा है, सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन में कहाँ 8.5% मिल रहा है, कहाँ 9% मिल रहा है। अब वो झंझट को शायद दूर करने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात जो इस फीचर की या इस प्लेटफॉर्म पे समझ में आ रही है एफडीज के संदर्भ में, वो ये है कि आप एक ही जगह पे तमाम एफडीज को कंपेयर कर सकते हैं विशाल, जहाँ पे कि आप उनसे जुड़े तमाम फैक्टर्स को चेक कर सकते हैं। कितना ब्याज मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है वो कितने टेन्योर के लिए मिल रहा है, टैक्स एप्लीकेबिलिटी की जैसी आपने बात बताई कि साहब आप ये ले रहे हैं लेकिन इसमें टैक्स कितना बन सकता है, ये सारी चीज़ें तो आप और एक आम जो इन्वेस्टर है जो बहुत ज़्यादा पर्सनल फाइनेंस की चीज़ों को नहीं समझता है, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा मददगार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहां आपको एक कंपैरेटिव, आपको 10 जगह जाकर पता नहीं लगाना कि साहब फलानी बैंक में या फलाने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको एफडी किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड की करा रहे हैं तो कितना ब्याज वहां पे मिलेगा। तो ये टीयर 2 टीयर 3 शहरों जैसे जो छोटे गांव कस्बे हैं वहां के लोगों के लिए एक ये बड़ी मददगार चीज़ साबित हो सकती है। तो सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर जियो ब्लैक रॉक, ये भी एक जो है इनका एक मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। जियो ब्लैक रॉक में जिस तरह से जो एसआईपी को लेकर इन्होंने जो कहा कि गांव हर एक देहात में जो है मतलब गांव कस्बे सबको जो है हम टारगेट कर पाएंगे, उसके बाद जो है एफडी को लेकर भाई जिस तरह से जो है एफडी को लेकर रुझान भी मजबूत रहता है। भारतीय अगर कस्टमर्स की बात की जाए तो उनको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है कि नहीं भाई एफडी में मेरा पैसा है तो सही है, तो वहाँ इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है। नहीं बिल्कुल, देखिए आपने ये बहुत सही सवाल पूछा है। अल्टीमेटली हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल जो जगत है उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में मुकेश अंबानी का आखिर करने का बड़ा प्लान है क्या विशाल जी। ये जो जियो फाइनेंस ऐप है इसमें एफडीज का फीचर एक तरह से मैं कहूँगा उसको अब ऐड किया गया है। पहले से क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं, यहाँ पे यूपीआई की आपको सर्विस मिल रही है, पहले से डिजिटल बैंकिंग की सर्विस मिल रही है, जो आपका पेमेंट बैंक की सर्विस है उसमें एक सेविंग प्रो करके अभी मैं देख रहा था उसको, वो फीचर है जहाँ पे कि अगर आपका जो सरप्लस अगर वो खाता आप खोलते हैं सेविंग प्रो करके, तो आपका मान लीजिए अनयूज्ड पैसा है तो वो ओवरनाइट फंड में डाल दिया जाता है जिसमें आपको सालाना 6.5% तक का ब्याज मिल सकता है। और वो कभी भी आप लिक्विड कर सकते हैं उसको, मतलब लिक्विडेट कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। तो आपका पैसा अभी तक ये माना जाता था कि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा आइडल पड़ा हुआ, मतलब बेकार पड़ा हुआ है, जहां कुछ यील्ड नहीं मिल रही, जहां पे आपको कुछ ब्याज नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसे खाते जहां पे कि आपको ब्याज भी मिलता रहे, आपका पैसा भी सेफ है और जब आप चाहे उसको रिडीम भी कर सकते हैं, तो एक ये फीचर वहां पे दिखाई दे रहा है। आप लोन, एक तरह का एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, लोन्स ले सकते हैं, वहाँ पे लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। जियो ब्लैक रॉक के फंड खरीदना, ये सारी एक्टिविटी आप इस ऐप के जरिए कर सकते हैं, वेल्थ को पूरा ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये जो एक आम यूजर के लिए दरअसल मुकेश अंबानी या एक आम इन्वेस्टर के लिए मुकेश अंबानी वन स्टॉप शॉप लेकर आना चाहते हैं, जहाँ एक ही जगह आप सारे अपने इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और दूसरी जो आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं उनको उन सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं विशाल। चलिए प्रवीण सर, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।